काश PWOLS का सेंटर मेरे घर के पास होता। देखो, जब हम बात कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप की काफी दिनों से, तो अभी हमें देखने को मिला कि कुछ ऐसे एरियाज थे जिनको सेफ जोन डिक्लेयर किया गया था कि यहाँ पर बेसिकली बॉम्बिंग नहीं होगी। पर यहाँ पर अभी हमें देखने को मिला कि वहां पर भी सदर्न एरियाज के अंदर भी यहाँ पे बॉम्बिंग हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर इवन पानी हो गया, खाना हो गया, इसकी भी बहुत मेजर कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस वजह से इजिप्ट का जो एयरपोर्ट है ना, एल एरिश एयरपोर्ट, वहां से जो सामान है, जो फूड सप्लाईज है, वो गाजा की तरफ पहुंचाई जा रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एक आइडिया होना चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूँ तो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अगर इस बार की बात करें ना कि इस साल कैसा रहा, क्या मानसून बढ़िया रहा, खराब रहा, देखो एक्चुअली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो IMD है ना, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये हर साल कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आता है कि इस साल बारिश कैसी होगी। तो इन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई होती है ना, मान लो उन्होंने एक्सपेक्टेशन लगाई एक्स, कितनी बारिश होगी। अगर जो रेंज आती है वो 96% से 104% आती है एक्स के, मतलब अगर मान लो इनका जो भी एक्सपेक्टेशन था उससे 4% कम या 4% ज्यादा आती है, तो हम बोलते हैं कि भैया ये तो नॉर्मल रेंज के अंदर आया है। पर इससे कम ज्यादा हो जाती है तो गड़बड़ है। तो इस साल पता क्या हुआ है, जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था उसका हमें सिर्फ 94% ही देखने को मिला। तो एक्चुअल में ना हमारी एक्सपेक्टेशन से हम कह सकते हैं कि द रेनफॉल वॉज बिलो नॉर्मल, ऐसा यहाँ पे कहा जा सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे अगस्त मंथ की, तो अगस्त मंथ के अंदर हमें देखने को मिला कि बारिश काफी कम देखने को मिली, जिस वजह से हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी है। साथ में ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी कुछ महीने पहले, जहां पर बात करी गई थी कि जो लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, इसके इंपोर्ट के लिए आपको लाइसेंसिंग वगैरह चाहिए होगी। तो ये सारी चीजें बड़ी कंसर्न थी इस चीज के रिगार्डिंग कि कैसे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स के काफी कंप्लेंट्स थी। तो बाद में अभी क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको, इस पॉलिसी को रोल बैक कर दिया गया है। इवन WTO के अंदर भी ये मुद्दा उठा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर भी इंडिया ने बोला है कि अभी के लिए हम इस पॉलिसी को रोल बैक कर रहे हैं। तो दोस्तों, डेट है आज की 20 अक्टूबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक छोटी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ। देखो, कल ही हम एक ना इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो शेयर करी थी कि आगे आने वाले कुछ मंथ्स का प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो प्लीज एक बार आप वो वीडियो देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, काफी डिटेल में एक शेड्यूल बनाया गया है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर PDF उसकी नहीं एक्सेस हो रही। बिल्कुल, देखो एक्चुअली कुछ इशू आ गया है, पर मैंने टीम को बोला है आज वो PDF वहां पे लिंक के अंदर डाल देंगे, तो इसकी चिंता मत करो। जिनको PDF नहीं मिली वो PDF मिल जाएगी उस चीज की, तो वो वरी करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज फर्स्ट रैपिड ट्रेन टू बी नेम्ड नमो भारत। अब इसको समझते हैं। देखो एक्चुअल में आप चीज इमेजिन करो, जैसे आप लोग ना मेट्रो में ट्रैवल किए होंगे, आई एम वेरी श्योर, ठीक है ना। तो मेट्रो में आप ट्रैवल करते हो, मान लो कहीं से भी, जैसे आप जा रहे हो लेट्स से राजीव चौक से आप लेट्स से हुडा सिटी सेंटर जा रहे हो, तो आप जाते हो मेट्रो के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया जाते हो। अब लेट्स से आज के टाइम के ऊपर क्या हो रहा है ना, आपका जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन होगा तो देखो दिल्ली जैसे शहर के ऊपर काफी बड़ा बर्डन आ जाएगा, ऑलरेडी है, देखो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग हैं दिल्ली के अंदर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पॉपुलेशन जरूरत से, मतलब काफी ज्यादा जितनी रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से बहुत ज्यादा है, एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। अगर हमें कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन को थोड़ा प्लान करना है, तो वहां पर ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। मेट्रो ने काफी हद तक वो चीजें करी भी हैं, बट इसके अलावा भी हमें और बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम ना, पहली बार इंडिया में क्या हो रहा है, हम रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेकर आए हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है, आप नोटिस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लेट्स से दिल्ली के अंदर हो, ठीक है, जंगपुरा के ऊपर हो दिल्ली के अंदर, आपको मेरठ जाना है। अब मेरठ जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप बोलोगे सर गाड़ी से जा सकते हैं, हम ट्रेन ले सकते हैं, पर ये सारे ना काफी टाइम लेते हैं, ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे हो सकता है लग जाए, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे आप मेट्रो करते हो ना, सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे ये रैपिड ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। यहाँ पर क्या होगा, आप डायरेक्टली दिल्ली से मेरठ पहुंच जाओगे इन लेस देन 1 आवर।
समझे इस बात को। एक्चुअली में अगर आप नोटिस करोगे तो मेट्रो की जो स्पीड होती है, मेट्रो की स्पीड काफी कम होती है एज कम्पेयर टू यहाँ पर जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये जो चीज है ना, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट सिस्टम, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि मेट्रो से बहुत फास्ट होगा। ट्रेन जितना देखो, ट्रेन हर घंटे थोड़ी जा रही है, यहाँ पर तो अभी ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये हर 15 मिनट बाद चलेगी, और बाद में जरूरत होगी तो इसको 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे भी ले आएंगे। तो इतनी अच्छी खासी इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चलेगी तो डेफिनेटली 100 किलोमीटर तक का सफर लेस देन 60 मिनट्स के अंदर भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। अभी क्या है ना, अभी पूरा का पूरा ये लेंथ, जैसे मैंने आपको बताया ना, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 84 किलोमीटर। अभी सारी ऑपरेशन नहीं हुई है। अभी मेजरली जो 17 किलोमीटर के आसपास का एरिया यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, गाजियाबाद वाले एरिया का, वो अभी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे करके उसका काम चल रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। यहाँ पे लगभग 30,000 करोड़ रुपया खर्च होगा है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। एक्चुअली जो पैसा है ना 30,000 करोड़ वाला, ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन सभी से यहाँ पे मिलकर इनके द्वारा जो लोन्स वगैरह दिए गए हैं उनके द्वारा फंडिंग यहाँ पे करी गई है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको पता होने चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी इसको यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे। 17 किलोमीटर का हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। आसानी से आप अच्छे से कम्यूट कर पाओगे। हाई फ्रीक्वेंसी है, हर वही 15-15 मिनट पे एक ट्रेन चलती रहेगी, बाद में इसको 5 मिनट भी गया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके साथ में ना इनकी कनेक्टिविटी भी होगी। देखो आजकल जैसे जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो समझ पाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप राजीव चौक जाते हो, तो राजीव चौक के ऊपर क्या होता है, आपकी जो ब्लू लाइन है वो आपकी येलो लाइन के साथ कनेक्ट कर जाती है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा ना, ये जैसे ये न्यू अशोक विहार यहाँ, सॉरी न्यू अशोक नगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन भी है। तो ये जो रैपिड वाली ट्रांसपोर्ट है, इसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इसको मेट्रो के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप बड़े आराम से डिफरेंट डिफरेंट मेट्रो लाइंस के ऊपर, एयरपोर्ट से ऊपर, बस सर्विसेज के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। जैसे दिल्ली का है ना बस स्टैंड हो गया, तो उसके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी कर दी जाएगी। तो इस तरह से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पे करी जा रही है। तो इंडिया के लिए अर्बनाइजेशन प्लान हो, ये सारी चीजें इंश्योर करने के अंदर यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है। एक आपका सवाल में आएगा दिमाग में सवाल कि सर इसको आखिर बनाया किसने है या इसके रिगार्डिंग काम किसने किया है। तो यहाँ पर ना एक एनसीआरटीसी है, ये लिख पा रहे हो ना, एनसीआरटीसी। ये क्या है, एनसीआर आप जानते हो, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अब हुआ क्या, हमारी जैसे नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, भारत सरकार है, उसके साथ ही साथ आपकी दिल्ली की सरकार हो गया, आपकी हरियाणा की सरकार हो गया, आपकी राजस्थान और यूपी, ये सारी सरकारों ने मिलकर ना एक जॉइंट वेंचर बना के एनसीआरटीसी बनाया, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। यहाँ पर जो भी इसके रिगार्डिंग काम है वो इसी के द्वारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा ही किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते, दैट इज सी वाटर इन पुडुचेरी इज टर्निंग रेड। देखो आप सभी लोगों ने ना टाइड्स के बारे में पढ़ते होंगे। अब टाइड्स जो आती हैं आपके सी या ओशन के अंदर, वो क्यों आती हैं, कहीं ना कहीं वहां पर आपका मून का, आपके सन का क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है। ये सारी चीजें हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रखी हैं। पर यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना रेड टाइड की, यहाँ पर एक्चुअली ये पानी इसके साथ लिंक नहीं है। यहाँ पर लिंक इनका क्या है कि आपका जो पानी है ना वो रेड कलर का हो जाता है। अब सर रेड कलर का पानी क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना जो एल्गीज होती हैं उनका जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। आप लोगों ने ना ये इस तरह की ग्रीन एल्गी ये तो पक्का ही देखी होगी, आई एम वेरी श्योर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर काफी बार ना हमें जो एल्गी है उसका कलर अलग अलग तरह से देखने को मिलता है, जैसे ग्रीन हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्राउन हो गया। तो जब ये रेड कलर का दिखता है ना तब हम इसको क्या बोलते थे, रेड टाइड। इसका दूसरा नाम क्या है, HAB। HAB मतलब हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ये पर्टिकुलर वर्ड भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, सेम ही मतलब होता है इस चीज का भी। अब देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं अब एलगी की जरूरत से ज्यादा ग्रोथ होने के पीछे। सर क्या कारण हो सकते हैं, देखो जब ना आपका सी सरफेस जो टेम्परेचर है अगर मान लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी जो टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस केस में क्या होता है, आपकी एलगी की ग्रोथ बढ़ जाती है। कई बार आप देखते हो कि बहुत सारे आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यहाँ पर पानी के अंदर आ जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है वो वहां के पानी का बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं आपकी एलगी की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। अगर मान लो ये पानी मूव नहीं करता, बहुत ही शांत रहता है, तब भी कहीं ना कहीं एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है कि वहां पर एल्गी वहां पे पनप पाए। तो ये सारे कुछ ना कुछ कारण बनते हैं कि यहाँ पे एल्गी की ग्रोथ जरूरत से ज्यादा हो जाती है। जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एल्गी होती है उनकी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जैसे रेड टाइड या फिर हार्मफुल एल्गल ब्लूम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी पुडुचेरी के अंदर यही सिचुएशंस है, एंड इस वजह से यहाँ पे इसका पानी रेड हो रहा है। तो थोड़ा सा ना क्लाइमेट चेंज के साथ भी इसको लिंक कर सकते हो आप, बाकी चीजें भी, सरफेस टेम्परेचर बढ़ना, ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे चलते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, काटी बिहू। देखो पहली बात तो ये समझो ये कहाँ का आपका फेस्टिवल है, आपके असम स्टेट का यहाँ पे हमें फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा। और इसका लिंक पता किसके साथ है, इसका लिंक है आपके एग्रीकल्चर के साथ। सर वो कैसे,
एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो अभी चल रहा है हमारा मिड अक्टूबर के आसपास हम चल रहे हैं। तो जो बिहू के अंदर ना, जो असम के अंदर जो होते हैं, तो बिहू फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। बिहू के अंदर भी टोटल 3 तरह के, मतलब 3 तरह के फेस्टिवल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी वाला जो बिहू फेस्टिवल है ना, वो मिड अक्टूबर वाला फेस्टिवल है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका सोइंग सीजन आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है ना? और आपके जो हार्वेस्टिंग पीरियड है उसकी एक तरह से शुरुआत की तरफ यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं असम के, वो ये मानते हैं कि तुलसी के जैसे प्लांट के सामने अगर हम दिया जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारा जो आने वाली फसल हो वो अच्छी निकल के आए, ठीक है ना, उसका हार्वेस्टिंग अच्छे से हो। तो इस तरह से ना एक ट्रेडिशन एसोसिएटेड है इस चीज के साथ। लोग साथ में मिलकर अपने जो असम के क्लोथ्स हैं वो यहाँ पे पहनकर साथ में मिलकर ये सारी कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी का नाम क्या है आपका काटी बिहू। ध्यान रखना इसका नाम कोंगली बिहू भी यहाँ पे बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड है और आपके असम स्टेट के साथ लिंक्ड है। बाकी पॉइंट्स जो थे इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझा ही दिए। अगला छोटा सा एक और टॉपिक है, मेजर रीजनल डिस्पैरिटी इन ओवरकमिंग कैंसर थ्रू द सर्वाइवल रेट्स आर अप। समझने की कोशिश करना यहाँ पे। देखो एक ना जो लैंसेट के अंदर डेटा आया, ठीक है, लैंसेट आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल है। तो यहाँ पर एक डेटा हमें देखने को मिला जो क्या बता रहा है कि सर्वाइकल कैंसर की अगर आप बात करोगे ना, तो अलग अलग जगह पे उन्होंने नोटिस किया कि कितना सर्वाइवल परसेंटेजेस है। तो अगर आप बात करते हो ना अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद के अंदर यहाँ पे सर्वाइवल रेट था 61.5%। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करोगे त्रिपुरा की, तो यहाँ पर नंबर बन गया ये 31%। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितना हेल्थ के रिगार्डिंग कितना बुरा हाल है। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ 31% ही सर्वाइवल है और अहमदाबाद में उसका डबल है, ये क्लियरली शो करता है कि अहमदाबाद के अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लैंसेट के द्वारा जो बताया गया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि कितना अच्छा एक्सेस है, कितनी दूर है आपका जो घर है उससे कितनी दूर है आपका क्लिनिकल केयर आपको एक्सेस करना, ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी है, फैसिलिटीज कैसी वहाँ पे मिल रही हैं, क्या कितनी गरीबी है वहाँ पे, उस हिसाब से भी सर्वाइवल रेट कहीं ना कहीं चेंज होता है। ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली कल को मेंस के अंदर आपका कोई क्वेश्चन आएगा हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वहां पर ना आप यहाँ पर जो रीजनल डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है हेल्थ के अंदर, वो भी आप यहाँ पे इस नंबर्स के थ्रू हाईलाइट कर सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप केरला का एग्जांपल देखो। तो केरला के अंदर आपके हेल्थ प्रोफेशनल, आपके नर्सेज अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती हैं, इवन आपके हॉस्पिटल अच्छी खासी मात्रा में है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बिहार की बात करो, तो बहुत दूर दूर तक जाने के बाद भी आपको अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे नर्सेज देखने को नहीं मिलते हैं। ये सारी रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से ना ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ कंसर्निंग यहाँ पे डेटा था, तो डेफिनेटली आप इस डेटा का अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। एक छोटी सी चीज और है, इंडियन आसियान ट्रेड रिलेशंस। देखो अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बता रही हैं कि चाइना के जो ट्रेडिंग रिलेशन है ना, वो आसियान के साथ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे कि इंडिया की तरफ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे भेजे जाते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जैसे एनिमल हो गया, वेजिटेबल फैट्स हो गया, ये एक्सपोर्ट कौन करता है? आसियान करता है इंडिया को, ठीक है। ऑयल एंड प्रोडक्ट्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया, उसी तरह से जो इंडिया यहाँ पे भेजता है यहाँ पे आसियान को, वहां पे मिनरल फ्यूल्स, ऑयल एंड प्रोडक्ट्स हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया। पर कहीं ना कहीं ये नंबर है ना, जितनी तेजी से चाइना के लिए बढ़ रहा है उतनी तेजी से लिए इंडिया के लिए नहीं बढ़ रहा। तो थोड़े से आसियान के साथ हमें अपने जो अगर रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है, तो डेफिनेटली हमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो बेहतर करने ही पड़ेंगे। हिस्टोरिकली अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो इंडिया और आसियान के रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आसियान आप सभी जानते होंगे कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 के अंदर बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, जहां पर बैंकॉक डिक्लेरेशन को यहाँ पे साइन किया गया था। ये 10 कंट्रीज इसकी हमें देखने को मिलती हैं, ब्रुनाई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। बहुत बार प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही मैंने आपको यहाँ पे इसकी निमोनिक्स भी आपको बताई हैं, कुछ लोग कमेंट्स के अंदर भी इसकी निमोनिक्स बताते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको भी बता सकते हो। तो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आई एम श्योर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बड़े ही आराम से आंसर कर पाओगे कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे आसियान की मेंबर्स हैं। तो आप बहुत देख पाओगे, जहाँ पे लाओस भी है, ब्रुनाई भी है, थाईलैंड भी है, वियतनाम भी है, पीएनजी हमें यहाँ नहीं देखने को मिलता, फिलीपींस यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ओनली 5 आर द मेंबर्स ऑफ आसियान ग्रुपिंग। ठीक है सर। उसी तरह से एक चीज मैंने आपसे और पूछी थी अपार कार्ड के बारे में। देखो अपार कार्ड भी बहुत ही सिंपल सी चीज है। अपार कार्ड क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म जान लो, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कोशिश क्या है, वन नेशन वन स्टूडेंट स्कीम की। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी देखते होंगे ना कि आपके भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल के अंदर रखने पड़ते हैं कि 10वीं का मेरा ये डॉक्यूमेंट है, मेरा 12वीं का ये डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट ये है, और भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इस तरह बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे अपने पास एक फाइल के अंदर स्टोर करके रखते हो। अब उनको
बचा के रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सरकार ना मूव कर रही है किसकी तरफ, अपार आईडी की तरफ। यहाँ पर क्या होगा, वन नेशन वन स्टूडेंट यहाँ पे स्कीम का नाम है। होगा क्या, हर स्टूडेंट का ना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, जो कि जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर है, इसी को बोल देंगे क्या, अपार आईडी। तो इसके माध्यम से होगा पता क्या, उस बच्चे ने कहाँ तक पढ़ाई करी है, कितनी पढ़ाई करी है, क्या क्या पढ़ा है, बी.कॉम करा है, एम.कॉम करा है, ये सारा उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, सारे उसके जो भी पर्टिकुलर्स है ना उनके बारे में, वो सारे उस आईडी के अंतर्गत स्टोर होते रहेंगे। तो पूरी उसकी ट्रैकिंग वगैरह होती रहेगी। तो आपको इस तरह से आने वाले टाइम के अंदर ये फाइल वगैरह का सिस्टम नहीं कैरी करना पड़ेगा। आप बड़े आराम से इस अपार आईडी के थ्रू ये चीज कर पाओगे। ध्यान रखना, इस अपार आईडी को ना आधार के साथ लिंक किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लिंक किसके साथ किया जा रहा है, आपकी जो आधार आईडी है उसके साथ लिंक किया जाएगा, पर ये उसको रिप्लेस नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी आप समझ गए होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई थी, उसी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना अपार कार्ड के बारे में, यहाँ का कह रहा था कि ये प्लान करता है इंप्लीमेंट करने का। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। लिम्फेटिक फ्लेरियोसिस के बारे में कल ही डिस्कस किया था, एनटीडी है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ये बात भी अपने आप में करेक्ट है। MQ-9B ड्रोन्स की बात करें तो इंडिया इजराइल से प्रोक्योर कर रहा है, नहीं भैया ये फॉल्स है, आपका यूएसए का जनरल एटॉमिक्स मैंने आपको बताया था, तो ये बात गलत हो जाएगी। सीबीडीसी के बारे में देखो, ये कुछ बच्चों ने पता नहीं क्यों नहीं आंसर किया, एक बार दोबारा ट्राई करो, ठीक है ना। आपको मैं दोबारा से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और इनफैक्ट ना एक और मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ यहाँ पे आपके लिए। कहाँ गया, ये रहा सीबीडीसी के बारे में, ये वाला क्वेश्चन एक बार प्लीज दोबारा ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होगा आप लोगों से तो बताना, ठीक है, मैं कल इसको काफी डिटेल में डिस्कस कर दूंगा सीबीडीसी, कोई इशू नहीं है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, बट कोशिश जरूर करना। आज का डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इनका मुझे आप होमवर्क का आंसर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। एक होमवर्क मैं और दे रहा हूं विद रिगार्ड्स टू कॉपीराइट लॉ, तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, फिर अकॉर्डिंगली हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। कल जो मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, देखो मैंने आपको पहले ही डीएफसी के बारे में तो समझाया ही था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मैंने आपको बताया था कि मान लो कुछ सामान को आपको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो होता क्या है ना, जैसे मान लो ये है रेलवे ट्रैक, तो यहाँ पे मालगाड़ी जा रही है, रास्ते में कोई पैसेंजर गाड़ी इसको देखने को मिल जाती है, तो प्रायोरिटी पता किसको दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है इस पैसेंजर गाड़ी को। भले ही उस मालगाड़ी को कहीं रुकना ही नहीं था, पर बोला जाएगा कि नहीं भाई तू रुक, अभी मत जा, पहले इनको जाने दे। इसके चक्कर में पता क्या हो जाता है कि मान लो सामान जाना था आपका, मुंबई से कोलकाता जाना था, इसको हजारों बार इस गाड़ी को बीच में रोक दिया जाता है, तो कई कई घंटों की वेटिंग हो जाती है उसकी। उस वजह से क्या होता है, ये जो सामान शायद यहाँ पे 10 घंटे के अंदर पहुंच सकता था, अब उसको 20 घंटे लग जाते हैं। और जैसे ही टाइम ओवररन होता है, टाइम बढ़ता है, उससे के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट ओवररन भी बढ़ती है। तो अगर हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, जो हमारे प्रोडक्ट्स इतने हमारे, उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट हमें देखने को मिलती है, अगर हमें उस कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम करना है ना, तो जरूरत क्या है, जरूरत है कि हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो। क्या मतलब उस चीज का, उसका मतलब ये है कि मालगाड़ी के लिए एक अलग रास्ता हो, वहां पे आराम से मालगाड़ी चलती रहे, आराम से बिना रुके। अगर डायरेक्टली मुंबई से कोलकाता जाना है तो पूरा मुंबई से चल के कोलकाता में डायरेक्टली रुके, यही यहाँ पे फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, हमारे पास दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमें देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है ईस्टर्न और वेस्टर्न। अब जो आप बात करोगे, ठीक है ना, जो आप ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करोगे, तो ये रहा आपका, ये देखो, ये लुधियाना से स्टार्ट हो जाता है, एंड अकॉर्डिंगली खुर्जा, कानपुर, मुगल सराय, सोननगर, दनकुनी, ठीक है, इस तरह से ये मूव करता है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर ना जो आपसे बात पूछी गई है कि आखिर कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये देखो, पहले अगर मैं बात करूँ आपके वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो आप यहाँ पे देखोगे दादरी से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली आपका जो यूपी हो गया, यूपी के साथ ही आपका हरियाणा आ गया, हरियाणा के बाद आपका जो राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के नीचे ये वाला पार्ट आपका गुजरात हो गया, एंड एंड होता है जेएनपीटी आपके मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट होगी, यहाँ पर आपकी 5 स्टेट हो जाएंगी, आपकी यूपी, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात और आपका महाराष्ट्र। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो ये तो पंजाब से स्टार्ट हो रहा है, लुधियाना से, पंजाब से मूव करता हुआ बाद में आपका हरियाणा आ गया, आपका यूपी आ गया, यूपी के बाद आपका यहाँ पे बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, और आपका वेस्ट बंगाल। तो ये सारी स्टेट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिए हैं। साथ में ही फंडिंग कौन कर रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, वो है जीका, यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, और वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है ईडीएफसी को। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन सी स्टेट्स कॉमन है, तो ध्यान दो, आपका हरियाणा हो गया, आपका यूपी हो गया, ये दोनों स्टेट्स यहाँ पे कॉमन है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 4 ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन, आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।